अब अपने को क्या करना है कि वान हाफ फैक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वान हाफ फैक्टर या वान हाफ कारक। है ना? सबसे पहले कि वान हाफ फैक्टर है, वान हाफ कारक जो है तो ये है क्या? लगभग 1888 के आसपास एक वैज्ञानिक थे वान हाफ ने क्या करी? तुलना करी। क्या कर? कंपैरिजन किया दो तरह के विलयन का। एक जो पहला विलयन था वो कौन सा था? इलेक्ट्रोलाइट था। और दूसरा कौन सा था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। बोले तो एक कौन सा? वैद्युत अपघट्य था। और दूसरा कौन सा था? वैद्युत अनपघट्य था। कौन सा? वैद्युत अपघट्य और दूसरा कौन सा? वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अपघट्य क्या था? वैद्युत अपघट्य को वैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, क्या बोला हमने कुछ देर पहले? इलेक्ट्रोलाइट बोला। क्या बोला? और दूसरा कौन सा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना? अब ये होते क्या है ये समझिए कि वे विलयन जो अपने में से विलयन या गलित अवस्था में से, वे विलयन जो घोलित या गलित अवस्था में अपने में से विद्युत धारा का चालन होने देते हैं। अपने में से किस अवस्था में? विलयन या गलित अवस्था में। गलित मतलब जैसे बरसात के समय नमक होता है, नमक की गोली रखी है जिसमें सीलन टाइप की रहती है, वो कौन सी अवस्था? वो गलित अवस्था। और बाकी जब घोल के रूप में होता है तो घोल क्या है? वो विलयन की अवस्था है। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे विलयन जो विलयन या गलित अवस्था में, ऐसे पदार्थ जो विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चालन क्या करने देते हैं? होने देते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य कहे जाते हैं। और वही इसका जस्ट अपोजिट की ऐसे पदार्थ जो विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होने देते हैं, अपने में से विद्युत का चालन नहीं होने देते हैं, क्या कहलाते हैं? वैद्युत अनपघट्य कहे जाते हैं। तो दो तरह के पदार्थ हैं, कौन कौन सा? वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य। ठीक है ना? तो इन दोनों के मध्य तुलना किया उन्होंने। क्या करी? तुलना की। किसने की? वान हाफ ने। और तुलना किस आधार पर की? कोई बेसिक होना चाहिए, कोई बेसिस होना चाहिए कि जैसे आप जैसे दो विद्यार्थियों के मध्य तुलना की जाए, तुलना किस बात की होगी? कि कौन ज्यादा पढ़ता है, कौन कम पढ़ता है, कौन ज्यादा होशियार है ना, कौन बदमाश है, कौन क्या है। तो एक क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। आधार क्या था? आधार वही था जो आप पहले अनुसंधान के गुणधर्म में पढ़ चुके हैं। क्या क्या? वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में पहला आधार कौन सा था? अवनमन। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। हिमांक में अवनमन। और क्या अंतिम में? परासरण दाब। ये चार क्या थे? चार पैमाने थे। इन पैमानों के आधार पर वान हाफ ने क्या करी? दोनों के मध्य तुलना की। और तुलना करने पर पाया कि वाष्प दाब में जो अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब के जो मान है वो मान क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थों की अपेक्षा वैद्युत अपघट्यों की ज्यादा होती है ना? ठीक है? वैद्युत अपघट्यों के जो मान होते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, इन सभी मान जो इस प्रकार के जो सभी मान हैं वो सभी मान वैद्युत अनपघट्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक होते हैं। और इस तुलना को उन्होंने क्या किया? ये आयोटा के रूप में, आई के रूप में उन्होंने प्रकट किया। इसे क्या कहा जाता है? वान हाफ फैक्टर कहा जाता है, वान हाफ कारक कहा जाता है। बात समझ में आई कि वान हाफ ने क्या किया? स्टार्ट में वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य पदार्थों की मध्य तुलना की। और तुलना करने पर उन्होंने पाया कि वैद्युत अपघट्यों की वाष्प जो मान है, वैद्युत अपघट्यों के जो मान है, जैसे वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में उन्नयन, हिमांक में क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये जो सभी मान हैं वैद्युत अनपघट्य पदार्थों की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक होते हैं। और ये जो तुलना है उस तुलना को किसके रूप में प्रकट किया? आई के रूप में।
किसके रूप में, आई के रूप में, और इसी आई को क्या कहते हैं, वन हाफ फैक्टर करते हैं, कहते हैं। इसका जो मान होता है आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है कि विलय का प्रेक्षित अणुद्रव्यमान, इसको गुणधर्म भी कह सकते हैं, ठीक है, बटे विलय का कौन सा सैद्धांतिक है ना अणुद्रव्यमान, ठीक है, सैद्धांतिक अणुद्रव्यमान। तो ये आई बराबर ये होता है विलय का प्रेक्षित अणुद्रव्यमान या बटे विलय का सैद्धांतिक अणुद्रव्यमान। इतनी बात तो समझ में आती, क्लियर आती। अब इसे यदि क्या कर सकते हैं अपन, इसे कर सकते हैं या आई बराबर कर सकते हैं किसके लिए, सबसे पहले वाष्प दाब में अपवन के लिए, तो डेल्टा पी क्या, डेल्टा पी ऑब्जर्वेशन बटे डेल्टा पी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बोले तो कैलकुलेट करके जो निकालते हैं, ये किसी के इसके ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डेल्टा टी, डेल्टा टी के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं, कौन कौन से, के एफ और जो डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी बी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डेल्टा टी ऑब्जर्वेशन बटे डेल्टा टी कैलकुलेशन, और ये किसके सिमिलर होगा, ये बिल्कुल सिमिलर होगा, ये मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं माना जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलिए लिख लीजिए। इसमें एक और क्या लिखा है आपने, आपने लिखा है इसमें कि यह पाई ऑब्जर्वेशन बटे पाई कैलकुलेशन भी संभव हो सकता है। अब एक और सूत्र हम तो लोग बताएं ये कि मान के चलिए कि सामान्य तौर पर जब इसको लिखना चाहेंगे तो विलय का प्रेक्षित, विलय का प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बराबर क्या हो सकता है, विलय का प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बराबर स्मॉल आई यानी वन हाफ फैक्टर इनटू विलय का सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म। दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको पता हो तो दूसरे की आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इसी को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, या यदि लिखना हो विलय का परासरण दाब, जैसे क्या लिखना हो आपके पास, विलय का परासरण दाब पाई बराबर क्या होगा, वन हाफ फैक्टर CRT, याद है, पाई इक्वल टू CRT, ठीक। इसी प्रकार से अगर मान के चलिए आपके पास क्या हो, डेल्टा P होगा तो क्या, अगर मान लीजिए डेल्टा T हो, डेल्टा TB हो या डेल्टा TF हो, इसी प्रकार से निकाल लेंगे। या आपके पास क्या हो सकता है, I2 KBM, इसमें क्या I2 KFM, ठीक है ना। डेल्टा P इक्वल टू क्या कर सकते हैं, P0 इंटू मतलब x था आपके पास, याद है, मोलों की संख्या x1 है ना। तो ये भी संभव, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, लिख लीजिए।